क्लास को जो है आज हम 50 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट करने वाले हैं। 50 क्वेश्चनों की सीरीज आप लोगों की रहेगी। तो आज का आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन आने से पहले आप लोगों को कुछ एक छोटे छोटे ऐड हैं, इनमें आप लोगों से बोला जा रहा है कि आप लोगों ने अभी यदि तक प्लस नहीं लिया है तो परचेस कर लीजिए, यदि कर लिया है तो मेरी क्लासेस को डैशबोर्ड ओपन करके उसको इनरोल कर लीजिए, जिससे आपको प्लस के मैसेज आने शुरू हो जाएं। ओके, कोई भी ऐसा है जो प्लस लेना चाहता है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा, हसन निजामी और फक ए मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? तो बताइए भाई किसके दरबारी कवि थे? तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा कि हसन निजामी और फक ए मुदब्बिर दरबारी कवि थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। ओके, अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया? तो बताइए भाई मोहम्मद गौरी का फर्स्ट आक्रमण भारत पर किस सन में हुआ था? तो मोहम्मद गौरी ने पहली बार जो भारत पर आक्रमण किया था वो 1175 में पहली बार आक्रमण किया था। भारत के मुल्तान पर पहली बार आक्रमण किया था और वहां पर जो आप लोगों का था कारमास जाति के मुस्लिम शासकों का जो राज्य था, कौन सा? मुल्तान। तो मुल्तान मुसलमानों का राज्य था। पहली बार जो है मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया तो मुल्तान को जीता। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है, क्या कहता है, किसके काल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो बताइए भाई किसके काल को मुगल कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? देखो, यदि बात की जाए कि मुगल चित्रकला की जहांगीर के काल को जो है खूब विकास हुआ, इसके कारण इसे स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों का वी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो बताइए भाई किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो किसका काल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भाई देखो, चित्रकला के बारे में बात की जाएगी तो चित्रकला तो आप लोगों का क्लियर था, मैंने आपको जहांगीर बता दिया। अभी ये पूछा जा रहा है आप लोगों से, वास्तुकला की बात कर रहा है, तो शाहजहां का काल जो है वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। इसका महत्वपूर्ण रीजन ये था कि इसने बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाया था। तो सबसे पहला इसने करवाया था ताजमहल का निर्माण। तो शाहजहां का सबसे जो मुकब्बर या माना जाए कि सबसे सुप्रसिद्ध या बहुत ही जाना माननीय, दर्शनीय और कह सकते हैं कि टूरिज्म प्लेस भी उसने एक तरीके से इसको भारत को दिया, तो वो आप लोगों का था सबसे पहला आगरा। ठीक है, उसके बाद उसने लाल किले का निर्माण करवाया दिल्ली में। ठीक है, मोती मस्जिद बनवाई उसने आगरा में, है ना, जामा मस्जिद दिल्ली में। तो दिल्ली और आगरा में उसने लगातार विकास किए थे, इसी कारण वास्तुकला का स्वर्ण काल उसको कहा जाता है। शाहजहां को, शाहजहां के काल में ऐसा माना जाता है कि शाहजहां के बाद जब कौन आया था गद्दी पर? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब जब शासन काल में आए तो उस समय जो है लगभग मुगल सल्तनत का आर्थिक स्थिति बहुत ही डगमगा चुकी थी। उसने आते ही डबल कर लगा दिए सभी चीज़ों पर, क्योंकि उसको आर्थिक स्थिति सुधारना था औरंगजेब को। तो इसके चलते जो है शाहजहां को वास्तुकला का स्वर्ण काल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसने काफ़ी सारी इमारतों का निर्माण करवाया, जिसमें सबसे सुप्रसिद्ध दिल्ली का लाल किला और आप लोगों का आगरा का ताजमहल। फिर आगरा में मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया, दिल्ली में जामा मस्जिद का भी उसी ने निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का कहता है, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर कब आक्रमण किया? बताइए भाई मोहम्मद बिन कासिम ने जो है भारत पर कब आक्रमण किया? देखो, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जो आक्रमण किया था 1712 में किया था। ये जो भारत पर आक्रमण किया था इस वाले इलाके से, मीन सिंध वाला प्रांत उस समय ये कहलाता था, तो सिंध वाले प्रांत से उसने आक्रमण किया था भारत पर। उस समय यदि बात की जाए कि भारत पर आक्रमण किया था तो सिंध के राजा उस समय दाहिर थे। तो मीन से यदि बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जब आक्रमण किया तो उसका पहला युद्ध किससे हुआ? दाहिर से। ठीक है, अगला आप लोगों से पूछता है, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? तो बताइए भाई लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में बना हुआ है? ये सही। देखो, लिंगराज मंदिर की बात कर रहा है तो ये आप लोगों का उड़ीसा में स्थित है। और यदि बात की जाए कि इसको बनवाया किसने था तो फिलहाल फाइनली बताया जाए कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है और इसे उज्जत केसरी ने बनवाया था। उस समय उज्जत केसरी वहाँ के राजा थे। ठीक है, उड़ीसा के उज्जत केसरी ने बनवाया था 11वीं सदी में, 11th सेंचुरी में इसको निर्माण किया था। और इसके कुछ एक भाग जो हैं वो आप लोगों का जो है 1400 साल पुराने ऐसे माने जाते हैं कि 1400 साल पुराने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? बताइए भाई नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? देखिए, आपसे बोल रहा है कि नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है। तो नटराज की कांस्य मूर्ति जो है आप लोग की चोल वंश से संबंधित है। अब बात की जाए नटराज का अर्थ क्या होता है, तो नटराज का जो अर्थ आप लोगों का रहता है वो है तांडव करना। और तांडव कौन सी अवस्था में? नृत्य की अवस्था में तांडव करना, वो आप लोगों का नटराज का अर्थ होता है। कभी हिंदी में आप लोगों का जरूरत पड़े तो इसको देख लेना। हाँ, शिव जी की मुद्रा कह सकते हैं, तांडव शिव जी ही करते हैं। तो नटराज का अर्थ होता है तांडव करना नृत्य की अवस्था में। ओके,
अगला है आप लोगों का अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था। तो बताइए भाई अमोघ वर्ष जो आप लोगों का था किस वंश से संबंधित था। देखो अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था, तो अमोघ वर्ष जो आप लोगों का था वो आप लोगों का राष्ट्रकूट राजाओं से जो है राइट आंसर होगा, राष्ट्रकूट राजाओं से संबंधित था। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक भी था। तो आप लोगों को यहाँ से दो है, संबंध तो था ही लेकिन फाइनली इसका संस्थापक भी कौन था, अमोघ वर्ष ही था। ओके, ब्रिटेन की राजधानी रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी, मतलब उस समय भारत में किसका राज्य था ये बताना है। बताइए देखो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी, तो ये समकालीन की बात की जा रही है तो आप लोगों का अकबर के समकालीन थी। अकबर जो आप लोगों की एलिजाबेथ की बात की जाए तो एलिजाबेथ प्रथम 1558 से 1603 तक, तो मतलब आप लोगों को ईयर भी ध्यान रखना है। उसी समय आप लोगों का यहाँ पर जो है अकबर थे राजा, तो 1558 से 1603 की बात की जा रही है, 1558 से 1603 उस समय आप लोगों का वहाँ पर एलिजाबेथ प्रथम जो है महारानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का बनता है अब्दुल कादिर, बदायूनी और नाकिब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे। तो भाई किसके दरबार में थे जो शोभा बढ़ाने का काम करते थे, बताइए। देखो अब्दुल कादिर और बदायूनी, नाकिब खान और थानेश्वर जो है अकबर के दरबार के रहने वाले व्यक्ति थे। मतलब अकबर के दरबार नौरत्न थे लेकिन वो नौरत्नों में से तो नहीं थे लेकिन अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, अगला जो है आप लोगों का यहाँ तक जो आप लोगों का था वो मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन थे 10 जो मैंने आप लोगों से पूछ लिए, 5 अलग अलग उसके पूछे जाएंगे। मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, पहला मध्यकालीन, फिर प्राचीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व भूगोल, और एक और टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को तैयार रहना है। ओके, राजनीति के भी क्वेश्चन होंगे 10-10। तो इस तरीके से मैं सीरीज लाता हूँ, रेगुलर होता है। ठीक है, तो अब आप लोगों का जी यहाँ तक जो आप लोगों का था वो मध्यकालीन भारत जो आपका खत्म हो चुका है। अब आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का पहला क्वेश्चन आप लोगों को कहता है 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, बताइए। देखो दसरा का युद्ध जो आप लोगों का हुआ था वो पुरुषणी रावी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, रावी नदी के तट पर हुआ था, पुरुषणी जिसको हम कहते हैं वर्तमान में। ठीक है, तो रावी नदी के तट पर हुआ था और इसमें जो है भरत जन के राजा सुदास थे, उन्होंने जो है सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था, इसीलिए इसे दसरा के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 10 राजाओं को हराया था तो इसीलिए इसे दसरा के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पुरुषणी जिसका वर्तमान में नाम रावी है और प्राचीन भारत में क्या है नदियों के नाम बदलते गए। ठीक है, तो इस बात को वर्तमान नाम उसका रावी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो बताइए भाई सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है। देखो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा कि किसने किया, तो ये धर्मपाल इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो ये तो पहला धर्मपाल हो गया। अब भाई धर्मपाल कौन था, तो धर्मपाल आप लोगों का पाल वंश का संस्थापक था, पाल वंश का राजा था, पाल वंशी राजा था। सेकंड क्वेश्चन बनता है सोमपुरी विश्वविद्यालय आप लोगों का कहाँ स्थित है। तो ये जो आप लोगों का विश्वविद्यालय स्थित है वो आप लोगों का कहाँ स्थित है भाई, बताइए कहाँ स्थित है, बंगाल में। ओके, सोमपुरी विश्वविद्यालय आप लोग कहाँ है, बंगाल में। तो 2 क्वेश्चन आप लोग के एक्स्ट्रा बन गए। रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, बताइए। पालवंशी राजाओं ने शिक्षा पर काफी जोर दिया था, इसीलिए उनके जो है विश्वविद्यालयों की काफी चर्चा की जा रही है। रामपाल के किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, रामपाल ने जो है जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसमें सी वाला आप लोगों का राइट आंसर होगा, ये भी सेम बंगाल में ही सिचुएटेड है। गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश की थी, आप लोगों को पता होना चाहिए भाई कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी। फिलहाल इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा कोलीय वंश। ठीक है, कोलीय वंश जो है क्षत्रिय वंश था, कोलीय वंश की रानी थी और विवाह क्षत्रिय शाक्य वंशी राजा शुद्धोधन शाक्य के साथ इनका विवाह हुआ था। ओके, वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया था। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसके द्वारा करवाया गया। देखो वल्लभी विश्वविद्यालय की बात कर रहा था, वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास जो है भट्टारक ने करवाया, तो भट्टारक आप लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है, ए वाला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया, तो उसका नाम बता दीजिए भाई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना जो है विकास किसने करवाया। फिलहाल विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय आप लोगों का है वो धर्मपाल राजा ने बनवाया था और जो कि बंगाल में था। जो आप लोगों को विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो आप लोगों को बना हुआ है वो बंगाल में था। एक प्राचीन भारत में मात्र एक यही विश्वविद्यालय था और इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन ए के साथ आप लोगों को जाना है।
वेरी गुड। तो नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था? तो ये जो विकास हुआ था आप लोगों का जो है कुमार गुप्त के काल में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास गुप्त राजा कुमार गुप्त के समय हुआ था। कुमार गुप्त जो है गुप्त वंश का राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र कौन था? कुमार गुप्त। ठीक है, तो फाइनली इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता? तो बताइए भाई, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग जो है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? बौद्ध धर्म का कौन सा अंग जो है मूर्ति पूजा में विश्वास रखता था? तो हीनयान बौद्ध धर्म का जो है शिक्षा पर विश्वास रखता था, मूर्ति पूजा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता था। और ये बात मैं भी आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि यदि जो है हीनयान मतलब आप किसी भी धर्म से हो, मूर्ति पूजा में विश्वास ना रखते हो, उसकी शिक्षाओं पर विश्वास रखो। यदि आप हिंदू धर्म को मानते हो, थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा, कृष्ण जी ने क्या क्या किया उन पर विश्वास हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्हें क्या क्या शिक्षाएं दी उनको हमको अडॉप्ट करना है। आप किसी भी धर्म से हो, मैं आपको स्पेशली बोलना चाहूँगा, शिक्षा पर जोर दो, जितना मूर्ति पूजा पर जोर नहीं देना चाहिए। आप तो पढ़े लिखे हो, इस बात को अच्छे से समझिएगा। हीनयान जो आप लोगों का बौद्ध धर्म का संघ था, वो मूर्ति पूजा में जरा भी विश्वास जो है नहीं करता था, और यह विश्वास करता था सिर्फ जो है धर्म शिक्षाओं में। और ये अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? बताइए भाई, कौन सा पिटक? आप लोगों के जो है 4 पिटक बताए थे, तो कौन से पिटक में जो है आप लोगों का नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? बताइए। देखो, इसमें जो आप लोगों का नैतिक आचार संहिता के बारे में बात किया जाएगा तो विनय पिटक आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। 3 पिटक थे, अभिधम पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक, है ना। थोड़ा कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो विनय पिटक मैंने आपको बताया था, बी वाला इसमें आप लोगों को राइट आंसर होगा। विनय पिटक जो है नैतिक आचार संहिता, और इसमें जो मुख्य रूप से कानून जो आप लोगों का था वो संघ और साथियों भिक्षुओं के लिए बनाए गए थे। तो विनय पिटक इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। ऑफकोर्स रियली सब अच्छे स्टूडेंट हैं, थैंक यू। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? तो बताइए भाई, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? अभी इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर है वे सूक्त पिटक आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का जो है किसकी ओर लेकर के जाने वाला है? आधुनिक भारत की ओर लेकर के जाने वाला है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? तो बताइए भाई, बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष प्राप्त किया? 1668 इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है बॉम्बे से पुर्तगालियों को प्राप्त किया 1668 में। तत्काल ही उन्होंने बॉम्बे की किलाबंदी करवाई, आसपास से किलेबंदी करवाया, और उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी जो है सूरत में थी, तत्काल ही उसे कहाँ शिफ्ट किया गया? बॉम्बे शिफ्ट किया गया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपना मुख्यालय बॉम्बे को बनाया। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइए भाई, किसके द्वारा लिखी गई थी? कौन है भाई यूपीएससी देने वाला, यहाँ कोई है? तो गुलामगिरी की बात की जा रही है तो आप लोगों का ये पुस्तक जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई थी। ज्योतिबा फुले, इन्होंने 1873 में ये पुस्तक लिखी थी, और 1873 में ये आप लोगों का जो है किस लिए मेन रूप से डिनोशन इसका किया था, ये आप लोगों का पुस्तक लिखी गई थी अमेरिका में दास प्रथा के ऊपर। तो अमेरिका में दास प्रथा के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई थी। इस पुस्तक को लिखने के बाद लोगों में इस तरीके की भावना जागरूक होने लगी कि लोगों को हम पुस्तक के माध्यम से भी जो है राष्ट्र के प्रति जागरूक कर सकते हैं ना। तो इसके ये गुलामगिरी पुस्तक को उस समय काफ़ी कुख्यात माना गया, में काफ़ी प्रसिद्ध हुई ये गुलामगिरी लोगों के बीच। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि जो है किस वर्ष दी गई? और ये बताइए किसके द्वारा दी गई? देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि 1915 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई थी। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को जो केस हुआ था आप लोगों का, जलियांवाला केस जो हुआ था ना, 13 अप्रैल 1919 को, किस किस को पता है ये? तो 13 अप्रैल 1919 को जो केस हुआ था, इसके चलते उन्होंने दुखी होकर और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में क्या होता था उस समय, गांव से थोड़ा सा दूर था, तो उन लोगों का ऐसा मानना था कि वहाँ पर जो है पुलिस वाले नहीं जाएंगे, और वहाँ पर वो सभा आयोजित करते थे। उस समय सभा आयोजन के लिए काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए, लेकिन पुलिस ने अंधाधुंध जो है फायरिंग की,
और जिसके चलते जो है काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हुई। तो इसके जो है दुखी होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो वापस कर दी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से? अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए भाई, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए भाई कौन थे? पता? अच्छा, इसका एक्सप्लेन नहीं किया था मैंने, क्यों? तो देखो, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो आप लोगों के थे वो जेबी कृपलानी साहब थे। अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए सबसे मेन बात, जेबी कृपलानी गांधीवादी विचारधारा के थे, क्योंकि उस समय उग्रवादी और गांधीवादी दो प्रकार की विचारधाराएं चलती थी। उग्रवादी कहते थे कि कूट कर ही भगाया जा सकता है इन अंग्रेजों को, और गांधीवादी कहते थे नहीं भाई, आंदोलन से भी भगाया जा सकता है। तो जेबी कृपलानी गांधीवादी विचारधारा के थे, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। सेकेंड, जेबी का जो फुल फॉर्म था वो फुल फॉर्म आप लोगों का था जीवंत राम भगवान दास। तो जेबी कृपलानी का फुल फॉर्म जीवंत राम भगवान दास कृपलानी इनका पूरा नाम था। ओके, भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? बताइए भाई कब बनाया गया? भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? तो 1906 में जो है स्थायी संस्था जो है बनाया गया। 1861 की बात की जाए तो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी स्थापना की थी, और स्थायी संस्था की बात कर रहा है तो ये तो दोनों ही डेट दी जाती हैं जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए यदि बात की जाए कि स्थापना की थी 1861 में किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, ठीक है। और लेकिन यदि बात की जाए स्थायी संस्था कब बनाया गया तो 1906 में इसको स्थायी संस्था बनाया गया। ओके, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? बताइए भाई अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? देखो, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो 1943 में की थी। उस सरकार का उसने जो नाम दिया था सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ए हिंद, अर्जी हुकूमत ए हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। वेरी गुड मिस रत्ना मिश्रा, रियली यू आर जीनियस। देखो, जो उसका नाम था अर्जी हुकूमत ए हिंद, और अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। उसमें जो सहयोग था, कौन कौन से देशों का सहयोग था इसमें आप लोगों का? धुरी राष्ट्रों की बात की जाए तो इसमें जो है आप लोगों का जापान, नार्जी करके है, और जर्मनी, इटली और उसके सहयोगियों ने जो इसको सहयोग किया था। सुभाष चंद्र बोस उस समय प्रधानमंत्री का पद संभाला था, और रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री का पद उन्होंने खुद के अपने पास रखा था। और यदि बात की जाए रास बिहारी बोस, तो रास बिहारी बोस को उन्होंने अपना सलाहकार बनाया था, मुख्य सलाहकार नियुक्त किया था। ओके, अभिषेक मिश्रा स्वागत है भाई, कैसे हो? अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ो से हुई थी? तो बताइए भाई किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ो से हुई? फाइनली सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आप लोगों का है नमक कानून तोड़ो से इसकी शुरुआत हुई थी। 12 मार्च 1930 को क्या हुआ? गांधी जी बहुत ही जोश में आए 12 मार्च 1930 को। तो डेट आप लोगों को ध्यान रखना है 12 मार्च 1930। सरकार ने नमक कानून बनाया जिसके चलते आप लोगों का क्या था कि नमक की दरें काफ़ी उच्च कर दी गई और भारतीयों को ही नमक बनाना होता था, ब्रिटिश कोई नमक नहीं बनाता था। तो 12 मार्च 1930 को क्या किया कि गांधी जी को जोश, मतलब एक तरीके से मैं आपको इसीलिए सुना रहा हूँ जिससे आप लोग इसको याद कर सको, है ना। तो इन्होंने साबरमती से यात्रा शुरुआत की और बीच में काफ़ी सारे लोग मिले, इनमें जुड़ते गए और 12 मार्च से चले हुए प्रारंभ किया और 6 मार्च 1930 को जो आप लोगों के पहुंच गए दांडी नामक स्थान पर जो आप लोगों को गुजरात में पड़ता है। वहाँ पर इन्होंने नमक बनाकर और जो है ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है कि इसको दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं क्या? नहीं, दांडी नामक स्थान पर किया था, दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं इसको। 12 मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन या कहें नमक कानून तोड़ो की शुरुआत या सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस डेट से की गई थी? तो 12 मार्च 1930 से ही शुरुआत की गई थी। इस बात को ध्यान रखना है कि काफ़ी सारी सविनय अवज्ञा आंदोलन का आपका डेट क्लियर नहीं है या नमक कानून तोड़ो के दोनों का एक ही डेट है 12 मार्च 1930 खत्म। इसका डेट फिक्स नहीं है अभी, लेकिन इसका डेट फिक्स है कि नमक कानून तोड़ो आप लोगों का 6 तारीख को खत्म हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया? तो भाई बताइए कौन से समाजवादी नेता थे इतने भयानक वाले? देखो, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया? तो राम मनोहर लोहिया का आप लोगों ने नाम सुना होगा। इनका जन्म जो है 1910 में हुआ था, 23 मार्च 1910 को इनका जन्म हुआ था, 1910 को। फाइनली इनको याद किस लिए रखा जाता है? पहला काम ये रखा जाता है कि समाजवादी नेता जेल से भागे थे। वो अंग्रेजों के ज़माने में जेल से भागना बहुत बड़ी बात होती थी, है ना।
तो जेल से भागकर इन्होंने भारत के आंदोलन को छोड़ा, मतलब छेड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। तो सबसे पहला इनको इसी बात के लिए ध्यान रखा जाता है कि जेल से भागे। सेकंड, इन्होंने क्या काम किया था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक यही थे। तो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, ठीक है। उस जमाने में कांग्रेस की भी कई शाखाएं हुआ करती थी, है ना। 23 मार्च 1910, 23 मार्च, डेट रेस्ट नहीं करना है, मार्च है भाई, 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च 1910 को इनका जन्म हुआ था। ओके, राम मनोहर लोहिया को अपने दिल में बसा करके रखना, काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने, क्योंकि उस समय जेल से भागना गांधी जी नहीं सोच सके तो ये क्या चीज थी, है ना, इसीलिए इनको याद रखना बहुत जरूरी है। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया, भाई बताइए, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल की गद्दी पर कौन बैठा। तो बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल की गद्दी पर मीर जाफर बैठा। अभी छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है अपना कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, तो ये छोटे से क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, तो वही बता सकते हो बक्सर की लड़ाई कब हुई थी। बक्सर का जो युद्ध आप लोगों का हुआ था वो 1764 में हुआ था, 1764 में, बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसमें जो है इसके युद्ध के बाद जो है मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। आज का अगला क्वेश्चन, स्वदेश बंधव की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए भाई किसके द्वारा की गई थी। देखो, स्वदेश बंधव की स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता के द्वारा की गई थी। मैंने आपको हिंट भी दिया था कि उस समय गर्ल्स पावरफुल थी, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए तो सबका सही हो जाता। तो अश्विनी कुमार दत्ता ने उस समय जो है इसकी स्थापना की थी। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि विदेशी माल का बहिष्कार करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे में लाया गया। तो बताइए भाई किसके, कौन से अधिनियम के द्वारा इसको लाया गया था। देखो, इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है वो डी वाला, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 13 ऑफ ए, ठीक है। अनुच्छेद 1 के तहत ही जो आप लोगों को अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार है। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, ठीक है भाई, क्योंकि यह अपराधों के लिए दृढ़ विश्वास के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्तियों को कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाती। तो बताइए भाई कौन सी सुरक्षा जो है प्रदान की गई है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि न्यायालय में यदि किसी भी दोषी को पकड़ा जाए तो 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। ये आप लोगों ने यदि सबसे पहले जब सुना होगा, जब आपको ज्ञान नहीं होगा तो मैं बता सकता हूँ कहाँ आपने सुना होगा। वो सुना होगा आपने सूर्यवंशम पिक्चर की डायलॉग में, सुना है क्या। बस आपको यहाँ याद ये रखना है कि अनुच्छेद 20 के तहत ये सब होता है। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों में से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है। निर्वाचन आयोग के चुनावों से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। देखो, राज्यों की पंचायतों नगरपालिकाओं को जो चुनाव होता है उसका कहीं से कहीं तक संबंध जो है उससे नहीं होता है निर्वाचन आयोग से, ठीक है, वो अपने क्षेत्रीय स्तर पर ही होता है। संविधान का अनुच्छेद 123 123 किससे संबंधित है, बताइए भाई किससे संबंधित है। देखो, संविधान का अनुच्छेद 123 जो आप लोगों का है राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है, इसमें ए वाला आप लोगों का राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकता है। तो ये पता है कि राष्ट्रपति कभी भी आपातकाल लगा देता है, तो क्या कारण होता है उसका, बताइए। पूरे देश के किसी भी हिस्से में 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति घोषित करता है, इस बात को ध्यान रखिए। अभी कोरोना के चलते जो हम बात मान रहे हैं वो राष्ट्रपति की बात नहीं मान रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात मान रहे हैं। ओके, तो अभी आपातकाल नहीं है, अभी धारा 144 के तहत हम काम कर रहे हैं, ना कि 352 के तहत। 352 में आपको लगभग ऐसा मानते हैं कि आप सांस भी लोगे तो राष्ट्रपति से पूछ करके लोगे, इस वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो अभी आपके कोशिश करना कि राष्ट्रपति शासन ना ही लगे, ठीक है, तो बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है राष्ट्रपति शासन के दौरान। फिलहाल इसमें आप लोगों का आंसर ये वाला होगा। एक होता है बाह्य आक्रमण, एक होता है जिसको सहस्त्र विद्रोह जिसको कहा गया है, इसमें आंतरिक आक्रमण जिसको कहते हैं, ठीक है, मतलब अंदर ही अंदर कोई ना कोई गृह युद्ध जिसको हम कहते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, ठीक है। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है, तो बताइए भाई किस उच्च न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र है।
तो वो सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र जो आप लोगों का है वो कौन से न्यायालय का है, आप लोगों का गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की यदि बात की जाएगी तो इसका न्यायिक क्षेत्र 7 राज्यों से संबंधित है। जिसमें आप लोगों को ध्यान रखना है सबसे बड़ा न्यायालय क्षेत्र जो आप लोगों का कहाँ का है, गुवाहाटी का है। निम्न में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? तो बताइए भाई कौन सा बिल ऐसा होता है जिसके लिए आप लोगों को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक उपाय नहीं है, मतलब अभी भी उसके लिए कोई संवैधानिक उपाय नहीं बनाया गया। देखो संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए संवैधानिक प्रावधान नहीं है, तो धन विधेयक और साधारण विधेयक जब भी पारित होता है तो भले ही संसद के दोनों ही सदन बैठ जाएं, लेकिन उनके पास जो है आप लोगों का हाँ, तो ये जो आप लोगों का था कि मेन अभी तक इसके लिए संवैधानिक प्रावधान नहीं है, तो ये गलत बात है। इसके लिए कोई संवैधानिक प्रावधान होना चाहिए, तभी किसको कितना बिल पारित होना है ये आई थिंक होना चाहिए। इस पर मेरा ऐसा विचार है, फिर आप लोग अपना विचार रखिएगा अपने अकॉर्डिंग। प्रधानमंत्री कार्यालय जिसको हम पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कहते हैं, और कौन सा कथन असत्य है उसके बारे में तो प्लीज बता दीजिए कौन सा कथन असत्य है। प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो आप लोगों का संवैधानिक संस्था ये आप लोगों का असत्य है, ये एक प्राइवेट संस्था रहती है पीएमओ कार्यालय। इस बात को कोई भी ऐसा ना समझे कि संविधान के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग अलग करने का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो भाई कहाँ से इसको चुराया बता दीजिए, कौन से अधिनियम में लिया गया, मतलब ये है। देखो भारत सरकार अधिनियम जो है आप लोगों का 1935 में पारित किया गया, तो सी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। ओके, देखिए इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा 1935 आप लोगों का राइट आंसर होगा सी वाला। ओके, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया, लेकिन कौन सी भाषा नहीं है वो बताइए। इसमें फारसी भाषा आप लोगों का राइट आंसर होगा। फारसी का मीन्स आप लोग समझ सकते हो, जो है ए वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा, ठीक है। फारस से आए हुए लोग जो भाषा बोलते हैं तो उसको फारसी कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, मैकमार्डो शुष्क घाटी कहाँ स्थित है, तो बताइए ये मैकमार्डो शुष्क घाटी कहाँ स्थित है, आप लोग बता सकते हो मुझे। मैकमार्डो शुष्क घाटी आप लोगों की कहाँ स्थित है? देखो मैकमर्ड की शुष्क घाटी जो आप लोगों की है अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। आप लोगों का ये शुष्क घाटी अंटार्कटिका में स्थित है। इस क्षेत्र में आर्द्रता अत्यंत कम होती है। आर्द्रता आप लोग जानते हो, आर्द्रता का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं उमस। आर्द्रता बहुत कम होती है, लेकिन क्षेत्र में विड़ा झील और जो है ओविंग्स नदी में स्थित है। जो अंटार्कटिका की मैकमर्ड शुष्क घाटी जो आप लोगों की है, नदी भी आप लोगों को ध्यान रखना है ओविंस नदी। तो नदी फाइनली आप लोग को यहाँ ध्यान रखना है ओविंस नदी, क्योंकि विश्व भूगोल है तो विश्व भूगोल के क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश की जा सकती है। ओके ओके ओके, तो ये आप लोगों का मैकर्ड शुष्क घाटी जो आप लोगों की है वो विडा झील और ओविंग्स नदी के पास स्थित है, ठीक है। विश्व भूगोल को थोड़ा सा गहराई से समझना और कोशिश करना समझ सको। पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर कहाँ स्थित है? भाई बताइए पृथ्वी पर मैग्नेटोस्फीयर कहाँ स्थित है? काफ़ी सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा मैग्नेटोस्फीयर भी होता है। बताइए कहाँ स्थित है? जो पृथ्वी से मैग्नेटोस्फीयर की बात कर रहा है तो सबसे पहली मेन बात जो आप लोगों का रहता है मैग्नेटोस्फीयर का, तो वो कहाँ स्थित है? तो ये जो आप लोगों का स्थित रहता है आयन मंडल से ऊपर स्थित रहता है 90,000 किलोमीटर दूर। मैग्नेटोस्फीयर सतह से 90,000 किलोमीटर दूर रहता है। आयन मंडल आप लोगों को पता है भाई कितना हो, सबसे लास्ट में आयन मंडल ही होता है ना। पृथ्वी से 90,000 किलोमीटर दूर ये मैग्नेटोस्फीयर रहता है। काफ़ी कम स्टूडेंट्स ने इसको सुना होगा, आई थिंक किसी ने सुना ही नहीं होगा इसको, तो सुन लीजिए। वायुमंडल में स्थित है, यह सौर पवनों द्वारा प्रभावित होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वायुमंडलीय हवा चलती है तब इसको कोई इफेक्ट होगा। सौर पवन चलती है, मीन्स सूर्य की पवनें अलग से चलती हैं जो कि हीटेड रहती हैं काफ़ी सारी, उससे ये इफेक्टेड होता है और इस पर किसी भी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता है। पानीकुलगारा निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? तो पानीकुलगारा आप लोगों को पता होगा पानीकुलगारा किसकी प्रजाति। तो पानीकुलगारा की बात कर रहा है तो ये जो आप लोगों की इलायची की एक प्रजाति है। इलायची की जो आप लोगों का जो है बेंडर, पानीकुलगारा व पलाकोड़ी इलायची की मुख्य प्रजातियां हैं। तो मुख्य प्रजातियों में आप लोगों का पानीकुलगारा और बेंडर
और पालाकोड़ी। तो दो तो आप याद ही कर सकते हो, पनीकुलगारा और पालाकोड़ी। आप लोग कहोगे कैसे नाम है भाई, ऐसे ही आते हैं। तो पनीकुलगारा और पालाकोड़ी। और थर्ड आप लोगों को वेंडर, मतलब टी वेंडर, चाय परोसने वाला होता है वेंडर। कोई भी किसी भी चीज़ को परसने वाला इंग्लिश में उसको कहते हैं वेंडर, जैसे टी वेंडर तो चाय वाला। इस तरीके से चाय से ही जोड़ लीजिए इलायची को। तो एक हो जाएगा आप लोगों का वेंडर, एक हो जाएगा पानी कुलगारा, मतलब पानी जो है पानी से चाय बनती है, तो ठीक है पानी कुलगारा इलायची। तो इस तरीके से आप लोगों को किसी ना किसी से चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा। यदि आप लोगों को जोड़ोगे नहीं तो आप लोग इनको याद नहीं रख पाओगे। किसी भी चीज़ को यदि आप लोगों को परमानेंटली अपनी मेमोरी में सेट करना है तो उसको कहीं ना कहीं अपनी रेगुलर लाइफ में जोड़िए। पनी कुलगारा, ठीक है, पनी कुलगारा जो आप लोगों की प्रजाति है, वेंडर भी है और पालाकोड़ी, तो ये तीनों ही आप लोगों की इलायची की प्रजातियां हैं। विकल्पों का अवलोकन करना है और बताइए मृदा को क्षारीय बनाने के लिए उपयुक्त में से किसका उपयोग किया जाता है। तो बता दीजिए भाई किसका उपयोग किया जाता है। इसमें जो थर्ड वाला आप लोगों का राइट आंसर होगा पायराइट, जिप्सम और जैविक खाद। तो सी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा। मैना किस क्षेत्र का उद्योग क्या है। मैना क्षेत्र का मुख्य उद्योग क्या है। तो बताइए मैना क्षेत्र, MENA। देखो मैना क्षेत्र का मुख्य उद्योग आप लोगों का पेट्रोलियम है। यहाँ पर विश्व की लगभग 6% जनसंख्या निवास करती है, जो कि लगभग 38.1 करोड़ है। ये जो है आप लोगों का मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका की साइड जो है पड़ता है। उत्तरी अफ्रीका इसको ज़्यादा सुटेबल करेगा। ओके, यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ के बहुत ही विशाल खनिज जो है मौजूद हैं। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। ये तो आप लोगों को आना चाहिए भाई। विश्व का सबसे शुष्क स्थल जो आप लोगों का है आटाकामा, जो कि मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका के चिली में स्थित है। तो आटाकामा आप लोगों का दक्षिणी अमेरिका के जो है चिली में स्थित है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आटाकामा दक्षिणी अमेरिका के चिली में स्थित है। चिली दक्षिणी अमेरिका के चिली में। दक्षिणी अमेरिका आप लोग पता है, ऐसे आप लोग जाओगे तो ये उत्तरी अमेरिका है और ये आप लोगों का दक्षिणी अमेरिका। इस तरीके से ऐसा इस तरीके का कुछ दिखता है विश्व के नक्शे पर। इधर लगभग सबसे लास्ट में वही है, सबसे बड़ा पोर्शन है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस देश में हीलियम से भरपूर प्राकृतिक गैस फील्ड है। बताइए किस देश में हीलियम से भरपूर प्राकृतिक गैस फील्ड है। देखो हीलियम से भरपूर प्राकृतिक गैस फील्ड आप लोगों का अमेरिका के पास है, इसीलिए उसके पास एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत है अपने आप में। अमेरिका के ह्यूस्टन कंपास में जो है ये पाया जाता है। थैंक यू। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन पर विचार करके मुझे बताइए कि क्या आप लोगों का राइट आंसर होगा। देखो निम्नलिखित कथनों पर जो विचार हमको करना है, तो फाइनली आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो है इसमें ऑप्शन 2 मतलब 2 और 3 आप लोगों का सी वाला राइट आंसर होगा। केवल 2 और 3। लौंग और गन्ना, तो लौंग और गन्ना पर यदि आपको विचार करना है तो फसलें रोपाई जाती हैं। तो लौंग की और गन्ना की फसलें रोपाई जाती हैं। अल्फा की फसल तो परिचित ही नहीं है भाई मेरे से। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि भूगर्भित रिफ्ट अथवा भ्रंश का कारण किस स्थलाकृति की पहचान होती है। तो बता दीजिए, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर है रिफ्ट घाटी, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। भूगर्भित रिफ्ट अथवा भ्रंश किस कारण स्थलाकृति की रचना को क्या कहते हैं, रिफ्ट घाटी कहते हैं। विवर्तनिक गतिविधियों के कारण ये उत्पन्न होने वाली भ्रंश से रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। इसमें जो आप लोगों का था वो सी वाला राइट आंसर था। मैं थोड़ा सा बदलाव करना चाहूंगा कि गन्ना हमारे क्षेत्र में होता है, यही वाला एक ऐसा है जो गन्ना लगता है। रोपण का मतलब होता है खड़े गन्ने को उसके छोटे छोटे हिस्से करके गाड़ दिया जाता है ना। बहुत सी सारी चीजों के क्या है बीज आते हैं, लेकिन रोपण में क्या है उसी चीज को लगाया जाता है। ठीक है, और आज का अंतिम क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। अब आप इसके बाद आजाद हो जाओगे। क्वेश्चन आपसे कहता है नदी बेसिन क्षेत्र के आधार पर घटते हुए क्रम में सही विकल्प को चुनिए। साथ जो है आई होप आशा करता हूँ इसका जो राइट आंसर आप लोगों का होने वाला है वो बी वाला राइट आंसर होगा। अमेजन, कांगो और आप लोगों का क्या है मिसिसिपी। तो इसमें आप लोगों का ये बी वाला राइट आंसर होगा, घटते हुए क्रम में लिखना था। ठीक है, इसी के साथ इसका देखो आप लोग देख सकते हो हैंडमेड, मैं खुद से तैयार करता हूँ ये सारी चीज़ें। तो इसका जो आप लोगों का आंसर शीट भी आप लोगों को लगी हुई मिलेगी। और इसी के साथ आज की क्लास जो आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी, है ना। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को क्लासेस काफ़ी पसंद आई होगी। और इसी के साथ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा इसका एक रिवीजन क्लास आपको MCG अकेडमी मेरा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वहाँ पर आप लोगों को इसका एक रिवीजन क्लास भी मिल जाएगा। ओके, तो धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। इसी के साथ आज की क्लास